मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है। मेरी उम्र 60-62 साल के करीब है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। यह वाकया मेरी जवानी के दौर का है। उस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल के करीब थी। मैं 20 साल की उम्र में ही एक माहिर ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसकी वजह यह थी कि मैं अपने वालिद के साथ अमूमन ट्रक पर दूर दराज के इलाकों का सफर करता। हमारा काम माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता और इसी सिलसिले में हमें दूर दराज इलाकों में भी जाना पड़ता। हमारे कई कई दिन इसी तरह सफर में बीत जाते। हम शहर शहर घूमते, वीरानों से गुजरते। मेरे वालिद साहब की अचानक नागहानी मौत के बाद ट्रक की जिम्मेदारी मुझे खुद संभालनी पड़ी। मेरे साथ मेरा एक शागिर्द होता जिसका नाम वजीर अली था। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, गुजर बसर बहुत अच्छी हो रही थी और हमारा माल ले जाने वाली कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट होता और मैं खूब पैसे कमा रहा था। यह उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 24-25 साल के करीब थी और मैं उस वक्त गैर शादीशुदा था। यह उन्हीं दिनों का वाकया है। हमें कुछ सामान जो कि ज्यादातर कागज पर मुश्तमिल था, उसके कई बड़े बड़े कार्टन लोड करके डेरा इस्माइल खान से बन्नू लेकर जाने थे। रास्ता वीरानों और पहाड़ी जंगलों पर मुश्तमिल था। हम हैदराबाद से होते हुए लाहौर पहुंचे। कुछ सामान लाहौर में उतारने के बाद हमें वहां से सीधा डेरा इस्माइल खान जाना था। डेरा इस्माइल खान पहुंचने के बाद सामान लोड किया और साथ ही ये खुशखबरी मिली कि हमें वहां से तकरीबन कोई 10-15 मरतबा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यानी हमें वहां से 10-15 फेरे लगाने थे और ये हमारा पहला फेरा था। इतनी खातिर ख्वाह आमदन का सोचकर मैं खुशी से झूमने लगा। मैं और मेरा शागिर्द वजीर अली बहुत खुश थे कि हमें 2 महीने का काम यहीं पर मिल गया। अब सब जानते हैं कि जब ट्रक पर लोडिंग होती है, उस पर सामान लदा होता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती। ट्रक पर सामान लादे हम एक पहाड़ी मकाम से गुजर रहे थे कि हमें रात पड़ गई। वो एक ढलवानी रास्ता था और दोनों तरफ घने जंगलात थे। अचानक हमें महसूस हुआ कि हमारा एक टायर पंक्चर हो गया है। मैंने ट्रक सड़क पर एक तरफ रोक दिया। वजीर अली ने नीचे उतरकर देखा। ट्रक के पिछले टायरों में से एक टायर में हवा कम हो रही थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि टायर पंक्चर हो चुका था। अब टायर बदलना था। हमें अपने काम के दौरान अक्सर वीरान इलाकों से गुजरना पड़ता है और हम ऐसे वीरानों के आदी होते हैं। इनसे खौफजदा नहीं होते और ना ही घबराते हैं। मैंने और वजीर अली ने उतरकर टायर खोलना शुरू कर दिया। हमारे पास ही एक टॉर्च पड़ी हुई थी जिसकी रोशनी में हम काम कर रहे थे। आसपास गहरी खामोशी छाई हुई थी। उस सड़क पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, इसलिए दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान तक न था। वजीर अली ने जल्दी से टायर खोलकर एक तरफ रखा और दूसरा टायर ट्रक से उतारकर लगाया और उसे जोड़ने लगा। उसी वक्त अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं से घुंघरुओं की आवाज आ रही हो। हम दोनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे, मगर अंधेरे में हमें क्या नजर आता। इतने में हमें एक लड़की जो सफेद लिबास में मलबूस थी, चलती हुई हमारे करीब आती दिखाई दी। वो हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। हम उसे देखकर बड़े हैरान हुए कि वीराने में ये इतनी हसीन लड़की कहां से आ गई। एकदम से मेरे दिमाग में पिछल पैरी का ख्याल आया। मैंने फौरन उसके पैरों की तरफ निगाह की, मगर उसके दोनों पैर सीधे थे। लड़की हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा उसने अपने एक हाथ से कंधे पर कुछ लकड़ियां उठा रखी थी। बाबूजी, मैं पास के ही गांव में रहती हूं। लकड़ियां काटने आई थी कि लकड़ियां काटते काटते देर हो गई, रात पड़ गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? मैंने चौंक कर उसे देखा। मुझे थोड़ी दूर मेरे गांव तक उतार दो। इसी सड़क पर थोड़ा आगे मेरा गांव है। रात का अंधेरा फैल रहा है ना, और मेरी मां परेशान होगी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। मैं सोच में पड़ गया। जवान अकेली लड़की और रात का वक्त, लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं। गांव देहातों में अक्सर लड़कियां इसी तरह अकेले काम करने के लिए निकलती हैं। गांव की औरतें मर्दों के साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है लड़की, तुम थोड़ा इंतजार करो, हम टायर बदल लें तो फिर तुम्हें भी साथ लिए चलते हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि लड़की हमसे जरा बराबर भी खौफजदा नहीं। हमारी जगह कोई बदमाश और चोर उचक्के भी हो सकते थे। टायर बदलने के बाद मैंने वजीर अली को इशारा किया कि वो ट्रक के पीछे जाकर खड़ा हो जाए। मैं लड़की को आगे बिठा दूंगा और उसे इसकी मतलूबा जगह पर उतार देंगे। वजीर अली ने लड़की से लकड़ियों का गट्ठर लेकर पीछे रख दिया और वो ट्रक के पीछे सवार हो गया।
मैंने लड़की को अपने साथ ट्रक के अगले कैबिन में बिठा लिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया और हम आगे की तरफ रवाना हो गए। मेरी निगाहें सड़क पर जमी हुई थी और ट्रक सड़क पर रवां दवां था। लड़की मेरे करीब बैठी थी और मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन दरअसल मैं उसी के बारे में सोच रहा था। दिल में एक हलचल सी मची हुई थी। लड़की की खूबसूरती ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया था। मैं सोच रहा था कि क्या गांव की लड़कियां भी इतनी हसीन हो सकती हैं। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा। लड़की भी सामने सड़क की तरफ देख रही थी। अचानक उसके मुंह से बड़ी अजीब सी आवाज निकली, ध्यान सामने रखो वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और मैंने घबरा कर नजरें सामने कर लीं। लड़की के लहजे से मुझे बड़ी अजीब सी उलझन हुई। तुम्हारा नाम क्या है लड़की, और तुम किस गांव की रहने वाली हो? मैंने उससे पूछा। लड़की ने बताया उसका नाम बानो है और वो आगे आने वाले गांव सोहराबगढ़ की रहने वाली थी। मेरी निगाहें ना चाहते हुए भी बार बार लड़की की तरफ उठ जाती। मैंने महसूस किया उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग में अचानक न जाने क्या ख्याल आया। मैंने पूछा, बानो क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उसने पहली बार गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर उसकी खूबसूरत आंखों में एक खौफनाक सी चमक मुझे दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, क्या मुझसे शादी करोगे? उसके मुंह से ऐसा गैर मुतवक्को जवाब सुनकर मैं चौंक पड़ा। लड़की तो बड़ी बेबाक मालूम होती है। मैंने सोचा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूं। लड़की की आवाज में कदरे शोखी थी। मैं खामोशी से सड़क पर देखे ड्राइविंग करता रहा। बस यहीं ट्रक रोक दो। उसने एक जगह मुझे ट्रक रोकने का इशारा किया। वहां से एक कच्ची सड़क नीचे दाईं तरफ उतर रही थी। यह रास्ता दाईं तरफ मेरे गांव को जाता है। यहां से थोड़ी ही दूर मेरा गांव सोहराब नगर है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम वाकई सच कह रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैंने कहा ना कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। मुझे पहली ही नजर में तुम पसंद आए हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब तुम बताओ, क्या मुझसे शादी करोगे? और इससे पहले कि मैं जवाब देता, वो हंसते हुए ट्रक से नीचे उतर गई। मैं उसे कच्चे रास्ते पर जाते हुए चंद लम्हे देखता रहा और फिर मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन मैं दिल ही दिल में उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो पहली नजर में मेरा दिल ले गई थी। गांव के लोगों से कुछ खौफ भी आता है। लड़की का मामला था, सोच समझकर हाथ डालने की जरूरत थी। वैसे मैंने लड़की को इस लिहाज से नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि लड़की की बेबाकी मुझे कुछ और ही पैगाम दे रही थी। इसका शायद ये भी मतलब हो सकता था कि लड़की ने मेरी बात को संजीदा नहीं लिया था। मैं ट्रक आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। लेकिन बन्नू से वापसी पर मेरा दिलो दिमाग उसी लड़की में उलझा रहा। उसके गांव के करीब से गुजरते हुए मेरी नजरें बेख्तियार उस रास्ते की तरफ मुड़ गई जो रास्ता उसके गांव की तरफ जाता था। ख्यालात में डूबा मैं वापस डेरा इस्माइल खान पहुंचा। अब एक दिन हमें पूरा वहां पर रुकना था और अगले रोज सामान लेकर वहां से वापस दोबारा बन्नू की तरफ जाना था। ट्रक पर सामान लादा गया और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। पूरा दिन सफर में रहे। रात के 11 बजे का वक्त होगा कि हम दोबारा उसी जगह पर पहुंच गए जो रास्ता बानो के गांव की तरफ जाता था। मैंने ना चाहते हुए भी ट्रक की रफ्तार धीमी की और रास्ते की तरफ देखने लगा। अचानक मुझे ट्रक पर ब्रेक लगानी पड़ी क्योंकि अपने गांव के रास्ते पर मुझे वही लड़की बानो खड़ी दिखाई दी। इस मर्तबा उसके हाथ में लकड़ी का गट्ठर नहीं था। वो ट्रक को रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने फौरन ट्रक सड़क के एक साइड पर रोक दिया। ट्रक से नीचे कूदा और बानो की तरफ बढ़ा। मैंने देखा वो गांव के कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अरे बानो तुम! उसे देखकर मैं खुशी से झूम उठा था। हाँ बाबू, उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में खुशी के शादियाने बजने लगे थे। इसका मतलब है बानो तुम भी मुझे याद कर रही थी? हाँ बाबू, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। देखो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारी शादी हो गई या नहीं। देखो बानो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। हाँ बाबू, मैं वाकई तुम्हें चाहने लगी हूं और तुमसे शादी करना चाहती हूं। तुम्हें देखते ही पहली बार मैं तुम पर दिल हार बैठी थी। गोया प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। आज मैंने दिल में पूरा इरादा कर लिया था कि आज मैं भी बानो से मोहब्बत का इजहार करूंगा। मैंने बड़े चाहत भरे अंदाज में कहा, बानो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैंने भी जब से तुम्हें पहली बार देखा मैं तुम पर दिल हार बैठा था। उसने भी जवाबन मोहब्बत का इकरार किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
वजीर अली ट्रक के कैबिन में से बाहर झांक रहा था। वो समझ गया था कि मैं उसी लड़की से बातें कर रहा हूं। बाबू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे शादी करके अपने साथ ले चलो। उसके लहजे में ऐसी मासूमियत और मोहब्बत थी कि मैं पसीज कर रह गया। देखो मानो, अभी तो नहीं, अभी मैं अपने काम की वजह से बन्नू जा रहा हूं। मेरा 2 महीने तक इसी सड़क से आना जाना लगा रहेगा। अब मैं 2 दिन के बाद यहां से गुजरूंगा, फिर तुमसे तफसील से बात होगी। हम दोनों ने मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और मैं दोबारा ट्रक में आकर बैठ गया। वजीर अली हंसते हुए कहने लगा, उस्ताद, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? लगता है उस्ताद तुम इस पर दिल हार गए हो। हाँ वजीर अली, कुछ ऐसी ही बात है। तो फिर क्या इरादा है उस्ताद? उसने पूछा। मैं इसी से शादी करूंगा वजीर अली। मगर उस्ताद, बड़ी अजीब सी बात है, ये लड़की जब भी हमें मिलती है रात के इसी वक्त और इसी वीराने में मिलती है। क्या आपको उससे डर नहीं लगता? अरे डर कैसा, वो इंसान है, कोई चुड़ैल तो नहीं। और फिर इसी रास्ते पर मिलने का क्या मतलब? अरे भाई, उसका गांव इसी रास्ते पर है तो वो यहीं मिलेगी ना। मैंने सख्त लहजे में कहा तो वजीर अली कहने लगा, फिर भी मेरा मतलब है उस्ताद कि ऐसे वीरानों में तो उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अरे कोई अकल की बात भी किया कर वजीर अली। और फिर मैंने जानबूझकर मौजू बदल दिया। आज मैं बहुत खुश था। सफर के बाद हम बन्नू पहुंचे। वहां पूरा 1 रोज हमारा क़याम था और उसके बाद दोबारा हम वापसी के लिए रवाना हुए। सोहराबगढ़ के करीब से गुजरते हुए ट्रक की रफ्तार ख्वामख्वाह मुझे धीमी करनी पड़ी। मगर इस दफा शाम का हल्का हल्का उजाला था और मैंने उजाले में बानों के गांव की सड़क की तरफ देखा, फिर ट्रक आगे बढ़ा दिया। वजीर अली समझ गया था कि मैंने वहां पर ट्रक की रफ्तार धीमी क्यों की थी। तीसरी मर्तबा हम डेरा इस्माइल खान से सामान लोड करके दोबारा रात के वक्त उसी जगह पहुंचे। सोहराबगढ़ के रास्ते के करीब पहुंचकर मैंने ट्रक रोक दिया और वजीर अली से कहा, देख वजीर अली, लड़की से मैं बाहर खड़े होकर बात नहीं कर सकता। आज मैं थोड़ी देर के लिए उसे कैबिन में लाकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूं। बाहर हल्की सर्दी है, मैं उसे कैबिन में लाकर बिठाऊंगा। तुम बाहर निकल जाना। जब मैं उसे कैबिन से उतार दूंगा तो तुम वापस आ जाना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वजीर अली जी अच्छा कहकर सर हिलाकर नीचे उतर गया और मैं नीचे उतरकर सोहराबगढ़ के कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। वो हस्बे मामूल मेरे इंतजार में वहां खड़ी थी। मुझे देखकर खुशी से झूमने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और फिर उसे हाथ पकड़े ट्रक के कैबिन में ले आया, ट्रक के कैबिन में बिठाया। थोड़ी देर तक हम प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। मैं उसे अपने दिल का हाल सुनाता रहा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी पर मान जाएंगे? वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं मानेंगे। मेरे घर में है कौन? मेरी बूढ़ी माँ है सिर्फ, और कोई नहीं। क्या तुम्हारे और कोई रिश्तेदार वगैरह इस गांव में नहीं रहते? मेरा मतलब है कोई आगे पीछे? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तुम्हारी माँ से जाकर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, उसने कहा। ठीक है, अगली बार मैं दिन के उजाले में यहां आऊंगा और तुम मुझे अपने घर, अपने गांव का पता बता दो। उसने बताया कि सोहराबगढ़ में उसका घर है और उसका गांव इस रास्ते से बमुश्किल 1.5 किलोमीटर के फासले पर था। एक छोटा सा गांव था जिसमें 20-25 घराने आबाद थे। फिर उसने मुझे अपनी गली और घर का पता अच्छी तरह समझाया। मैंने बड़ी मोहब्बत से उसके हाथ थामे और उसे अपने आने का यकीन दिलाया। फिर उसे कैबिन से उतारकर गांव के कच्चे रास्ते पर छोड़ा। फिर वापस ट्रक में सवार हुआ और जब तक वो मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने हॉर्न बजाकर वजीर अली को ट्रक में आने का इशारा किया। वजीर अली ट्रक में आकर बैठ गया। मैंने ट्रक जो ही आगे बढ़ाया, वजीर अली कहने लगा, उस्ताद, आज तुमने मुझसे अच्छा मजाक किया है। क्यों वजीर अली, कौन सा मजाक? कैसा मजाक? उस्ताद, तुम उतरे और उस कच्चे रास्ते पर जाकर खड़े हो गए और फिर वहां से आकर दोबारा ट्रक में सवार हुए और कैबिन में अकेले बैठे न जाने क्या क्या खुद से बातें करते रहे और मुझे कह रहे थे कि मैं उस लड़की को साथ लाऊंगा। लेकिन कैबिन में तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। इतनी देर तुम कैबिन में क्या खुद से पागलों की तरह बातें करते रहे हो? वजीर अली, क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। कैबिन में मेरे साथ वो लड़की मौजूद थी, क्या तुमने देखा नहीं? अरे उस्ताद, क्यों मजाक करते हो मुझसे? उसने बदसूर हंसते हुए कहा। आधी रात के वक्त तुम्हें ऐसी वीरान जगह पर इस तरह का मजाक मेरे साथ नहीं करना चाहिए था उस्ताद। वजीर अली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं उस्ताद, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। कैबिन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था।
और उस कच्चे रास्ते पर भी तुम अकेले खड़े रहे थे। क्या बातें कर रहे थे खुद से? क्या बक रहे हो वजीर अली? उस्ताद, मैं बक नहीं रहा, मैं ठीक कह रहा हूं। अरे मेरे साथ कैबिन में वही लड़की थी जो उस रोज उस रास्ते पर खड़ी थी। उसका नाम बानो है। मैं उससे शादी करूंगा। हाँ उस्ताद, उस रोज मैंने उस लड़की को जरूर देखा था, लेकिन मैं कसम उठाकर कहता हूं आज तुम्हारे साथ कोई नहीं था। तुम अकेले ही बाहर गए और अकेले ही वापस आकर ट्रक में बैठ गए, और मैंने तुम्हें कैबिन में अकेले बातें करते हुए देखा था। कैबिन में सुर्ख रंग का एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वजीर अली कहने लगा, मैंने तुम्हें सुर्ख रोशनी में अकेले ही देखा है उस्ताद, कैबिन में और कोई नहीं था। वजीर अली की बातों ने तो मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मैं खामोश हो गया और वजीर अली की बातों पर गौर करने लगा। वजीर अली के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। मैंने 2-3 मरतबा उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, मगर उसने बड़ी कस्में उठाकर मुझे यकीन दिलाया कि मेरे साथ कैबिन में कोई नहीं था। आखिर ये किस तरह हो सकता है? बानो कोई चुड़ैल तो नहीं थी जो इस तरह दिखाई ना देती। वजीर अली, वापसी पर हम सोहराबगढ़ जाएंगे। मैं उस लड़की की मां से मिलना चाहता हूं और उससे रिश्ता मांगूंगा। तुम तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। वजीर अली ने मेरी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो। वापसी में हम तकरीबन दोपहर के 3 बजे सोहराबगढ़ के करीब पहुंच गए। इस मर्तबा मैंने ट्रक खासी रफ्तार में चलाया था। मैंने ट्रक को नीचे कच्चे रास्ते पर उतार लिया। मैंने कहा, वजीर अली, अब तुम जब खुद उस लड़की को अपनी आंखों से देखोगे फिर तुम्हें यकीन आएगा। मैंने वजीर अली की तरफ देखकर कहा, लेकिन जवाब में वो खामोश रहा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें गांव के कच्चे मकानात दिखाई दिए। मैंने ट्रक गांव से बाहर एक दरख्त के पास खड़ा कर दिया। देखो वजीर अली, मेरा ख्याल है कि तुम ट्रक में मौजूद रहो, मैं अकेला ही गांव की तरफ जाऊंगा। गांव में अजनबी के आने से गांव वालों को तशवीश होती है। मैं खुद उस लड़की की मां से मिलकर आता हूं और उससे उस लड़की का हाथ मांगूंगा। ठीक है उस्ताद, आराम से जाओ। वजीर अली टांगे पसार कर ट्रक के कैबिन में लेट गया। मैं ट्रक से नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता गांव की तरफ बढ़ने लगा। ये एक छोटा सा गांव था और लगता था कि जदीद सहूलतों से महरूम था। गांव के कच्चे मकानात मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन गांव के अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि गांव के बाहर या अंदर मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गांव के सब मकानात मुझे वीरान वीरान लग रहे थे। और फिर मैं गांव के अंदर दाखिल हो गया। हर मकान यूं मालूम होता था जैसे कोई पुराना खंडर हो। हैरत अंगेज तौर पर मुझे अभी तक कहीं कोई इंसान या जानवर तक दिखाई नहीं दिया। 20-25 के करीब कच्चे मिट्टी के बने मकानात थे। मैं एक गली में दाएं तरफ मुड़ गया। मुझे उस जगह पहुंचना था जहां उस लड़की का घर था। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये सारे गांव वाले कहां चले गए। जब मैं उस मतलूबा मकान के सामने पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि वो एक छोटा सा मकान था जिसका एक छोटा सा सहन था और उसका कोई दरवाजा नहीं था। मकान के अंदर दाखिल होकर मैंने बानो को आवाजें दी, मगर मुझे कहीं से कोई जवाब न मिला। मैंने पूरा घर छान मारा, मगर ना ही कहीं वो बानो लड़की दिखाई दी और ना ही उसकी मां। अब तो मुझ पर खौफ तारी होने लगा। एक अजीब सा डरावनापन महसूस होने लगा। उस गांव में तो कोई इंसान नहीं। मैंने बाहर निकलकर जोर जोर से बानो को आवाजें दी, अरे कोई है, मगर किसी तरफ से कोई जवाब ना आया। सोहराबगढ़ तो यही था जो पता मुझे उस लड़की ने बताया था, लेकिन आखिर यहां कोई इंसान क्यों नहीं। मैं तेज तेज कदम उठाता गांव से बाहर निकला और ट्रक के करीब पहुंचा। मैंने कैबिन का दरवाजा खटखटाया। वजीर अली आंखें लगाए सोने की कोशिश कर रहा था। मेरे दरवाजा खटखटाने से वो हड़बड़ा कर उठा। मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर ट्रक में सवार हुआ और फिर ट्रक को स्टार्ट करके वापसी के रास्ते पर डाल दिया। मैं बुरी तरह उलझन में फंसा हुआ था। क्या बना उस्ताद, बात पक्की कर रहा है? वजीर अली ने पूछा, मगर मैंने जवाब में खामोशी इख्तियार रखी। वजीर अली समझ गया कि मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूं। मैं तेज रफ्तारी से ट्रक दौड़ाता हुआ मेन सड़क पर पहुंचा और वापसी वाले रास्ते पर ट्रक दौड़ा दिया। कुछ आगे आने के बाद मुझे छोटी सी आबादी दिखाई दी। मैंने ट्रक एक तरफ रोक दिया। इक्का दुक्का किसान खेतों में काम कर रहे थे। मैं सड़क से नीचे उतरकर एक किसान के पास जा पहुंचा और उससे सलाम दुआ के बाद कहने लगा, बाबा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ बेटा पूछो। किसान समझा शायद मैं उससे किसी गांव या किसी जगह का पता पूछना चाहता हूं। बाबा ये पीछे जो गांव है सोहराबगढ़, उसके बारे में मुझे पूछना था। मेरी बात सुनकर बाबा के चेहरे पर एक साया सा लरज गया। क्या पूछना चाहते हो बेटा? बाबा मैं उस गांव में गया
मुझे वहां किसी से मिलना था, मगर मुझे वहां सब मकान वीरान पड़े हुए नजर आए। कोई इंसान, न कोई जानवर, कोई चरिंद परिंद दिखाई दिया। क्या बात है, आखिर वो लोग कहां चले गए? बूढ़ा चंद लम्हे मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर कहने लगा, बाबू तुम वहां क्या लेने गए थे? बाबा मुझे वहां किसी से मिलना था, किसी का घर ढूंढता हुआ गया था। मगर क्या बात है, तुम सोहराबगढ़ के नाम पर इतने परेशान क्यों हो गए हो? बाबा ने मेरी बात के जवाब में कुछ देर खामोशी रखी, मुझे गौर से देखता रहा, फिर कहने लगा, लगता है तुम इस इलाके में नए आए हो। अरे बेटा, उस गांव में जाकर तुम जिंदा वापस आ गए, बड़ी हैरानी की बात है। क्यों बाबा, क्या हुआ उस गांव को? अरे बेटा, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वहां के सब मकान वीरान और खंडर बन चुके हैं, वहां पर कोई इंसान नहीं। हाँ बाबा, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे वहां एक लड़की का घर ढूंढना था। लड़की का घर तो मिला, मगर वहां कोई नहीं। बाबा फिर कहने लगा, बेटा जाकर अपनी जान का सदका दो कि तुम उस गांव में जाकर जिंदा आ गए। वो गांव नहीं बल्कि जहन्नुम है, जिन्नात का ठिकाना है। क्या कहा बाबा, जिन्नात का ठिकाना? हाँ बेटा, सोहराबगढ़ में एक ही खानदान के कोई 15-20 घर आबाद थे। ये घराने वहां पर कई सालों से आबाद थे, मगर फिर इस गांव पर न जाने क्या ऐसी आफत टूट पड़ी कि गांव के आधे से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ आधे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। मगर बाबा, आखिर हुआ क्या था? मैंने पूछा। होना क्या था बेटा, एक एक करके गांव के लोग मारे जाने लगे। जब गांव के लोगों को मरने वालों के बारे में तशवीश हुई तो खोज लगाया गया। पता चला कि उस आसपास के वीराने में जिन्नात और पिछल पैरियों का ठिकाना था। कभी किसी को रात के वक्त आते हुए पिछल पैरी टकराई, तो कभी किसी को जिन भूत। पहले पहल तो लोगों ने मुकाबले की ठानी। कोई भी अपना आबाई गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। लोगों ने पीरों फकीरों का सहारा लिया, मगर कोई हरबा कारगर साबित न हुआ। जब गांव के बहुत से लोग मारे गए, कभी सुबह सुबह किसी की लाश लटकती हुई दरख्त के साथ पाई जाती, तो कभी किसी का सर ही गायब होता, कभी किसी की लाश खेतों में पड़ी हुई मिलती। गुजरते हुए राहगीरों को वीरानों से अजीबोगरीब खौफनाक आवाजें सुनाई देती। कभी रात को गांव में किसी औरत के बैन करने की आवाजें सारी सारी रात आती रहती, और तो और उस मेन सड़क पर भी गाड़ियों ने गुजरना छोड़ दिया था। मुझे तो हैरत है कि तुम वहां से वापस कैसे आ गए। अब तो दिन के वक्त भी वहां कोई नहीं जाता बाबू, वो तो जिन्नात का ठिकाना है। क्या तुम रात के वक्त उस सड़क से तो नहीं गुजरे? हाँ बाबा। और फिर मैंने उस बाबा को बानों से मिलने का सारा वाकया कह सुनाया। बाबा कहने लगा, बेटा खुदा का शुक्र अदा कर कि तेरी जान बच गई। वो लड़की नहीं पिछल पैरी थी जिसने बहाने से तुझे गांव में बुलाया। अगर तू रात के वक्त गांव में चला जाता तो जिंदा वापस ना आता। खुदा का शुक्र है कि तेरी जान बची, और आइंदा भूल कर भी उस गांव में कदम मत रखना। यह कहकर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं अपने जहन में मजीद उलझने लिए वापस आ गया। बाबा ने बड़ी अजीब बातें सुनाई थी। वजीर अली से मैंने कुछ नहीं कहा और हम दोनों वापस आ गए। डेरा इस्माइल खान आकर भी मैं जहनी उलझन का शिकार रहा। 2 रोज के बाद मुझे दोबारा अपने सफर पर रवाना होना था, और हम उस वक्त सोहराबगढ़ के उस रास्ते के करीब पहुंच गए जब आधी रात का वक्त था। मैंने सड़क पर खड़े हुए बानों को देख लिया था। मैंने सड़क के किनारे ट्रक को रोका और वजीर अली की तरफ देखकर कहा, वो देखो, वो लड़की तुझे नजर आई? उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उस्ताद, कौन सी लड़की? वहां तो कोई लड़की नहीं। अरे वजीर अली, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? वो देख, सामने खड़ी है वो। उस वक्त बानों को देखकर मैं खुशी से झूम उठा था, और बूढ़े किसान की सारी बातें मेरे दिमाग से उतर गई थी। मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगा तो वजीर अली ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे रोका। उस्ताद रुक जाओ, नीचे कोई नहीं है। मगर मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करती और नीचे उतरकर दौड़ता हुआ बानों के पास जा पहुंचा। मुझे देखकर बानो खुशी से मुझसे लिपट गई। छूटते ही कहने लगी, तुम्हें तो हमारे गांव आना था। हाँ बानो, मैं तुम्हारे गांव गया था, मगर वहां पर तो कोई नहीं था। वो सब घर खाली और वीरान पड़े थे। वो हंसकर बोली, अरे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम सब तो गांव में ही रहते हैं। तुम जरूर किसी गलत जगह पर चले गए होगे। नहीं बानो, मैं वहीं पर गया था जो जगह तुमने मुझे बताई थी। अच्छा ठहरो, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने शागिर्द से मिलाना चाहता हूं। वो समझता है कि यहां कोई नहीं, वो तुम्हें पिछल पैरी समझता है। मैंने हंसकर कहा, जाओ जरा मेरे शागिर्द से मिलकर आओ, तुम उससे मिलोगी तो उसे यकीन आएगा। मैंने हंसते हुए बानो से कहा तो वो ट्रक के कैबिन की तरफ चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि वजीर अली उसे देखकर हैरान होगा, मगर जैसे ही वो ट्रक के कैबिन पर पहुंची और उसने कैबिन पर चढ़ने के लिए अपनी टांग उठाई,
मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी और मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। चांद की वाज़ेह चांदनी रोशनी में मैंने देखा कि उसके पांव उल्टे थे। वो कैबिन में दाखिल हो गई और मैं वहीं खौफ से बुत बना खड़ा रह गया। जब चंद लम्हे तक वो कैबिन से बाहर ना निकली तो मैं लरसते कदमों के साथ ट्रक के कैबिन की तरफ बढ़ा। धड़कते दिल के साथ मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अंदर वजीर अली की लाश पड़ी थी और ऐसी हालत में कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। वजीर अली की लाश इस हालत में देखकर मेरा दिमाग बक से उड़ गया। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। अचानक मैंने अपने होशो हवास को संभाला। फैज मोहम्मद, जान बचाकर भाग यहां से। मैंने फौरन परेशानी के आलम में कैबिन में सवार हुआ, ट्रक को स्टार्ट कर दिया। वो मंजर बड़ा ही भयानक था। मेरे पास ही वजीर अली की सर कटी लाश पड़ी थी और जो ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया मुझे खौफनाक भयानक आवाज सुनाई दी। फैज मोहम्मद, क्या मुझसे शादी नहीं करेगा? ये आवाज बानो की थी और उस वक्त बड़ी भयानक मालूम हो रही थी। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा दिया, मगर ट्रक पर चूंकि सामान लदा हुआ था इसलिए ट्रक की रफ्तार बहुत ज्यादा न बढ़ सकी। मगर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि ट्रक को जल्द अज जल्द यहां से निकाल ले जाऊं। अचानक मुझे अपने सामने सड़क पर बानो खड़ी हुई दिखाई दी। उसने अपने दोनों हाथ खोल रखे थे और उसका चेहरा बड़ा ही भयानक मालूम हो रहा था। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ उसके ऊपर चढ़ा दिया। एक धमाके की आवाज आई और ट्रक उसे कुचलता हुआ उस पर से गुजर गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मनहूस पिछल पैरी को मार डाला, उससे जान छूटी। मगर ये क्या? अचानक मेरी दाएं तरफ वाली खिड़की पर उसका मनहूस चेहरा जाहिर हुआ। वो कह लगा रही थी, फैज मोहम्मद, मुझसे बचकर कहां जाएगा? क्या मुझसे शादी नहीं करेगा? मैंने खौफनाक चेहरे को देखा। उसकी दोनों आंखें सफेद हो रही थी और उसके दांत बड़े बड़े बाहर निकले थे। मैंने दाएं हाथ को मुक्का बनाकर जोरदार तरीके से उसके मुंह पर मारा और उसे खिड़की से परे धकेला। वो खिड़की से गिरी, मगर उसके भयानक कहके अभी तक गूंज रहे थे। और एक बार फिर वो दरमियान सड़क के खड़ी थी और इस बार उसका कद हैरत अंगेज तौर पर लंबा होने लगा और होते होते इतना लंबा हो गया कि मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैंने ट्रक पूरी रफ्तार से उसके ऊपर चढ़ा दिया, मगर इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक हवा में से गुजर गया हो। मुझे दिल में जो भी कुरानी आयात याद थी वो उसका विर्द करने लगा। अब मुझे किसान की वो बातें याद आ रही थी, मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा वहां से वापस आ गए। वो गांव तो पिछल पैरियों और जिन्नात का ठिकाना है। उन्होंने तो वहां पर बसने वाले सब इंसानों को मार डाला। उस रास्ते से तो भूल कर भी कोई रात के वक्त नहीं गुजरता। अब मैं ट्रक के एक्सीलेटर पर अपना दबाव बढ़ा रहा था और पिछल पैरी के भयानक कह के मेरे कानों से टकरा रहे थे। फिर अचानक अब की बार उसका वजूद दाएं बाएं इस तरह फैला कि उसने ट्रक का पूरा रास्ता रोक लिया और ट्रक उससे टकराकर एक बार डोल गया। मैं ट्रक को संभाल ना सका और ट्रक सड़क के बाएं तरफ वाले कच्चे रास्ते पर उतर गया। ट्रक की रफ्तार अब चूंकि ज्यादा थी इसलिए ट्रक मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और सामने वाले दरख्त से जा टकराया और फिर मेरे होशो हवास गुम होते चले गए। मैं बेहोश हो चुका था। जिस वक्त मुझे होश आया, दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। बाहर अभी तक अंधेरा था। मैंने कराहते हुए आंखें खोली। एक एक करके सारी बातें मेरे दिमाग में आ गईं। मैं अभी तक ट्रक के कैबिन में उसी वीराने में मौजूद था, मगर अजान की आवाज से लगता था कि आसपास जरूर कोई आबादी है। मैंने बमुश्किल अपने जख्मी जिस्म को सीधा किया। साथ पड़ी हुई वजीर अली की सर कटी लाश पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं खौफ से कांप कर रह गया। यह भी शुक्र था कि ट्रक के कैबिन के दरवाजे टूटे नहीं थे। सामने वाला शीशा टूट गया था, मगर इस तरह के शीशे से बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही थी। सर्दी उस वक्त अपने जोरों पर थी। मैं कैबिन में ही दुबका बैठा रहा। सारे जिस्म से टीसें उठ रही थी और दर्द की शिद्दत इतनी थी कि मैं बता नहीं सकता। सारे वाकयात याद करके मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। खुदा खुदा करके दिन का उजाला हुआ। मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला और किसी न किसी तरह अपने जिस्म को घसीट कर नीचे उतारा। लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर आ खड़ा हुआ और किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद मुझे दूर से एक छोटी सी पिकअप आती हुई दिखाई दी। अब हल्का हल्का उजाला भी फैल रहा था। मैंने उस पिकअप को हाथ दिया। उस नेक सिफ्त इंसान ने करीब आकर पिकअप रोक ली। मुझे जख्मी हालत में देखा। उस खुदा तरस बंदे ने मेहरबानी करते हुए मुझे अपनी गाड़ी में सवार किया।
मैंने उसे ट्रक दिखाया कि किस तरह मेरा ट्रक रात के वक्त हादसे का शिकार हो गया। उसने कहा कि मैं आपको किसी करीबी गांव में उतार दूंगा। उसी ने बताया कि यहां से 2 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है। जो ही गांव के आसार नजर आए, उसने गांव के बाहर एक छोटे से ढाबे पर मुझे उतार दिया। मैं लड़खड़ाते कदमों से ढाबे के मालिक की तरफ बढ़ा। मालिक को बताया कि मेरा हादसा हुआ और मैं जख्मी हूं। फिर मैं चारपाई पर ढह गया। गांव के कुछ लोग मेरी तरफ आए। मैं बेसुध पड़ा था। उन्होंने मुझे जख्मी देखा तो जल्दी से मेरी मरहम पट्टी के लिए सामान भाग कर ले आए। मेरी मरहम पट्टी की। ढाबे के मालिक को मैंने बताया कि मेरा ट्रक यहां से 2 किलोमीटर दूर वीराने में खड़ा है। मेरे साथ मेरे एक साथी की हादसे में मौत हो गई। ढाबे के मालिक ने कहा, बाबूजी, ये तो पुलिस का केस है। एक आदमी दौड़ाकर करीबी कस्बे में पुलिस को इतला दी गई। पुलिस के लोग अपनी गाड़ी में आए, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और ट्रक के हादसे के मकाम पर ले आए। वजीर अली की सर कटी लाश को ट्रक से उतारकर अपनी गाड़ी में रखा गया। फिर हमें कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। वो छोटा सा अस्पताल था। 2 रोज तक वहां पर मेरा इलाज होता रहा और इस दौरान में वजीर अली की लाश अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और मुझसे भी तफ्तीश शुरू कर दी। अब मैं उन्हें बानो पिछल पैरी के बारे में क्या बताता। खैर, मैंने खुद पर जो कुछ बीता था उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो किसी तौर भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस हादसे में किसी मावराई मखलूक का किरदार था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वजीर अली की लाश का इस हालत में ट्रक के कैबिन में मिलना कि उसकी गर्दन उसके तन से जुदा थी। लगता था किसी ने छुरे से उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मेरे सेहतियाब होने के बाद मुझे वहां से डेरा इस्माइल खान के पुलिस स्टेशन लाया गया। चंद रोज मैं उनके जेरे हिरासत रहा। तफ्तीश चलती रही। वजीर अली की लाश उसके आबाई गांव भिजवा दी गई। 2 महीने तक तफ्तीश चलती रही, मगर पुलिस को मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत न मिल सका और फिर मुझे बेगुनाह जानकर छोड़ दिया गया। डेरा इस्माइल खान से मैं सीधा लाहौर पहुंचा और फिर अपने आबाई शहर पहुंच गया। मगर सहनी हालत बड़ी अजीब हो गई थी कि इस तलख वाक़े की यादें जहन से जाती नहीं थी। मेरा ट्रक भी पुलिस की कस्टडी में था। ट्रक छुड़ाने में मुझे मजीद 2 महीने लग गए। ट्रक अपने कब्जे में आते ही मैंने उसे बेच डाला और ट्रक ड्राइवरी हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं घर में कैद होकर रह गया। अकेली जान थी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो चंद महीनों में खर्च हो गई। जब खाने के लाले पड़ गए तो तंग आकर मैं घर से निकला और मंडी में मजदूरी शुरू कर दी। अब मैं दोबारा ट्रक ड्राइवरी नहीं करना चाहता था। इस खौफनाक वाक़े को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ख़ास तौर पर वजीर अली की मौत को याद करके मेरा दिल उदास हो जाता। वो बेचारा ख्वाम में मारा गया था। उस जालिम पिछल पैरी ने उसे ना छोड़ा। मंडी में मैंने खूब मेहनत से काम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आड़ती बन गया। फिर मैंने एक मकामी आदमी के तामुन से एक औरत से शादी कर ली और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। मगर बानो पिछर पैरी का वो भयानक वाकया आज भी जब याद आता है तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।